दोस्तों नमस्कार। जनता के बीच जब ये मैसेज चला जाए कि सत्ता किसी छल प्रपंच के बूते हासिल की गई हो, तो चाहे वो सत्ता छल प्रपंच के बूते हासिल की गई हो या नहीं की गई हो, उस सत्ता का परिणाम बहुत सुखद नहीं होता है। खासकर चुनावी परिणाम बहुत सुखद नहीं होता। कई सारे उदाहरण पूर्व में भरे पड़े हैं। चाहे 2022 में एकनाथ शिंदे के सहारे हासिल की गई महाराष्ट्र की सत्ता हो या कोई और राजनीतिक सत्ता हो, सबने देखा कि महाराष्ट्र में 2022 के बाद जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे एनडीए को बैकफुट पर जाना पड़ा। अब बारी बिहार की है, और जब बिहार की चर्चा हो रही है, तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी का की सरकार का गिरना या गिराया जाना कौन भूल सकता है। उस वक्त भी जनता के दिलो दिमाग में यही बात थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को तमाम ऐसे राजनीतिक दल मिलकर सत्ता से हटा रहे हैं जो उन्हें सत्ता में नहीं देखना चाहते। और नतीजा यही हुआ कि वापसी कर गए अटल बिहारी वाजपेयी। अब बिहार में नीतीश कुमार को जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात चल रही है, जिस तरह से उन्हें राज्यसभा भेजा गया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है, जातीय जनगणना के पहले वाले बिहार में भी इसे छल प्रपंच के तौर पर देखा जाता, और जातीय जनगणना के बाद वाले बिहार में जब समाज कई वर्गों में राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र चेतना विकसित कर चुका है, उस परिस्थिति में ये और बड़े छल प्रपंच के पर्याय के तौर पर देखा जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी 4 महीने ही हुए, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड जनादेश मिला, और उस प्रचंड जनादेश के बाद नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर जो सवाल थे, उस सवाल का जवाब भी मिल गया। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को लेकर जो सवाल थे, उस सवाल का जवाब भी जनता की तरफ से मिल गया। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल थे, उस सवाल को भी जनता ने नकार दिया और एक तरह से नीतीश कुमार पर मुहर लगा दी। आखिर 4 महीने में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के हाथ से सत्ता अपने हाथ में ले रही? क्योंकि जिस अंदाज में नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी हुई, राज्यसभा के लिए उनका नामांकन हुआ, उनका निर्वाचन हुआ, उसी के साथ ये तय हो गया कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी फ्रंट से घुसने की बजाय, सत्ता को सीधे सीधे जनादेश के सहारे हासिल करने की बजाय, पर्दे के पीछे से किसी राजनीतिक खेल के तहत हासिल करना चाहती है। ये मैसेज बिहार के चौक चौराहों और नुक्कड़ों से लेकर गांव घरों तक विमर्श के रूप में इस तरह से पहुंच चुका है जिसका कोई जवाब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली से सत्ता चलाने के लिए बार बार मुख्यमंत्रियों का प्रयोग किया था, मुख्यमंत्री बदलने के फॉर्मूले को इजाद किया था और दिल्ली के इशारे पर सत्ता चलाई गई थी। और उसके बाद पिछले 36 सालों में, जी हां, मार्च 1990 से लेकर मार्च 2026 के बीच इन 36 सालों में बिहार ने एक जिस राजनीतिक संप्रभुता का परिचय दिया, एक ऐसी राजनीतिक संप्रभुता जिसमें सत्ता दिल्ली के इशारे से नहीं चलती। जैसे दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों की सत्ता चलती है, वो दिल्ली के इशारे से नहीं चलती। एक वैसी सत्ता का परिचय बिहार की जनता ने दिया, और उसके बाद की परिस्थितियों में अब सत्ता दिल्ली चलाए या दिल्ली के नाम पर कथित गुजरात लॉबी चलाए, ये मैसेज जब जमीन पर जा रहा हो, तो एक तरफ मंडल चेतना, दूसरी तरफ जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों से उपजी हुई राजनीतिक चेतना, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का जब सबसे बड़ा सबूत यह मिला कि यह उत्तर प्रदेश, जहां अयोध्या अवस्थित है, उस उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व चारों खाने चित्त दिखने लगा, तो बिहार, जहां उस चुनावी हिंदुत्व के लिए पहले से कोई जगह नहीं थी, अब किस तरह से बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बिहार के किसी भी स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक से बात करें या समाजशास्त्री से बात करें, सोशल साइंटिस्ट से, सभी इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की कोशिश कर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है। प्रतीकात्मक तौर पर मधुमक्खी के छत्ते को एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि मधुमक्खी का छत्ता छेड़ने वाले लोगों को मधुमक्खी काट खाती है, चेहरे को विद्रूप कर देती है, इतनी जगह से मधुमक्खी काटती है। बिहार की सियासत कमोबेश उसी तरह की स्थिति में जा रही है। उसी तरह की स्थिति में इसलिए जा रही है कि पहली चीज, बिहार में भाजपा मुख्यमंत्री किसे बनाएगी?
वो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार के बरक्स जनता में किस तरीके से देखा जाएगा। दूसरी चीज, तेजस्वी यादव या लालू यादव की जो विरासत है, उस विरासत के सहारे जो राजनीति बिहार में हो रही है, उसमें वोट की किल्लत कभी लालू यादव को थी नहीं। वोट उनके पास पर्याप्त है। बस उनके पास, जैसे क्रिकेट में कहते हैं, फिनिशिंग टच देना, फिनिशर की जो एक जरूरत होती है क्रिकेट में, उस तरह से ऊपर के 6-7% वोट जोड़ने में राष्ट्रीय जनता दल सक्षम नहीं हो पाती, जिस वजह से राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ जाती है। और वो इसलिए सक्षम नहीं हो पाती थी क्योंकि नीतीश कुमार के रूप में एक स्वीकार्य चेहरा था, एक ऐसा स्वीकार्य चेहरा जो तेजस्वी यादव के वोटर्स के बहुत बड़े हिस्से के बीच भी स्वीकार्य था। MY समीकरण के दायरे में आने वाले वोटर्स के ठीक ठाक तबके को भी वो चेहरा स्वीकार्य था। और इन सारी परिस्थितियों में जब तेजस्वी यादव और लालू यादव नीतीश कुमार के चेहरे से पार नहीं पा पाए, जहां अल्पसंख्यक वर्ग भी नीतीश कुमार से काफी हद तक सहानुभूति रखता था, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाकर एक तरफ अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन 5 खांचों को दुरुस्त करने की कोशिश करे, इसके बीच संतुलन साधने की कोशिश। दूसरी तरफ जो एक नया महिला वोट बैंक क्रिएट हुआ, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश। तीसरी तरफ बिहार के अंदर जो एक बिल्कुल अलग तरह की सामाजिक चेतना जाति जनगणना से उत्पन्न हुई, उसके बाद की परिस्थितियों को साधने की कोशिश। और चौथी तरफ बिहार की राजनीति में जो लालू यादव के खिलाफ वोट बैंक है, उसमें नीतीश कुमार के बाद की परिस्थितियों में कौन सा वोट बैंक लालू यादव के साथ वापस जा सकता है, उसको देखने की यदि कोशिश की जाए तो साफ साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सत्ता हासिल करने के मामले में जल्दबाजी कर दी है। ये जल्दबाजी बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर किस तरह का असर डालेगी, महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा साफ साफ उसके लिए देखा जा सकता है कि आखिर परिणाम क्या हुआ था। अब उस परिणामों से इतर जाकर के थोड़ा दूसरी परिस्थितियों को देखें। बंगाल और असम का चुनाव है, जहां बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। उसके बाद पड़ोस में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक तरफ संविधान बचाओ तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं तीसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को देखें तो न तो नरेंद्र मोदी के चेहरे में अब 2013-14 जैसी राजनीतिक चमक है, न ही अमित शाह का प्रबंधन कौशल उस तरह से असर करता हुआ दिखाई दे रहा है जो 2014 से 2019 के बीच में अलग अलग राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी के रूप में जो देखा गया, या पारिवारिक विवाद जो मुलायम सिंह यादव के परिवार में चल रहा था, उसके बाद की परिस्थितियों में जो देखा गया, अब वो परिस्थिति मोदी शाह के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। और जब परिस्थिति उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता के मामले में जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि बिहार में राजनीतिक जागरूकता बिल्कुल तमिलनाडु की तरह दिखाई देती है। ठीक है, बिहार जो विकास के तमाम आयाम है, 20 सालों में जो कुछ भी काम हुए, उसके बावजूद बिहार देश में सबसे पिछड़े पायदान पर खड़ा है। चाहे साक्षरता का मामला हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, चाहे मानव विकास सूचकांक का मामला हो, किसी भी मामले में बिहार देश में सबसे पिछड़े पायदान पर खड़ा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके यदि पॉलिटिकल लिटरेसी की बात की जाए, राजनीतिक चेतना की बात की जाए, तो वो बिल्कुल तमिलनाडु की तरह दिखाई देती है। हर व्यक्ति, यहां तक कि अनपढ़ और अंगूठा छाप व्यक्ति भी सियासत को बखूबी समझता है। किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से कहीं बेहतर समझता है, ये भी आप कह सकते हैं। उस राज्य में अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बीजेपी को क्या नफा नुकसान होगा, विजय सिन्हा बनेंगे तो क्या नफा नुकसान होगा, रामेश्वर चौरसिया बनेंगे तो क्या नफा नुकसान होगा, श्रेयसी सिंह बनेंगी तो क्या नफा नुकसान होगा, या महादलित समाज से आने वाले जनक राम बनेंगे तो क्या नफा नुकसान होगा। ये तमाम चीजें अब चौक चौराहों पर विमर्श के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन वो कॉमन फैक्टर कहीं नहीं दिखाई दे रहा, जो एक कॉमन फैक्टर या पॉलिटिकल बाइंडिंग फोर्स का है, सबको जोड़कर रखने वाला, वो नीतीश कुमार जैसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार के लिए क्या किया, नहीं किया, इस पर सबकी अलग राय हो सकती है।
स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के बहुत सारे कार्यों से या 20 साल की नीतीश कुमार की उपलब्धियों से व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के तौर पर भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उतना नहीं कर पाए जितना 20 सालों में वो कर सकते थे। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ तो किया है। ये कुछ तो किया है वाली फीलिंग से बिहार को निकालने के लिए आखिर बीजेपी के पास कौन सा चेहरा होगा, कौन सा नैरेटिव होगा, कौन सी नीति होगी, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बिहार के सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस को देखें। जो सामाजिक अंतर्विरोध बिहार के समाज में है, वो अंतर्विरोध सामंजस्य के रूप में सामाजिक स्तर पर व्यवहारिक तौर पर दिखाई तो देता है, लेकिन वो सामाजिक अंतर्विरोध राजनीतिक अंतर्विरोध की परिस्थिति को इतनी गहराई से और इतने गहरे चश्मे से देखने की कोशिश करता है जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग या चुनावी हिंदुत्व के पर्दे से ढकने वाली दिखाई नहीं देती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पर्दा कभी छोड़ नहीं सकती। बिहार का वोटर सामाजिक न्याय का पर्दा कभी छोड़ नहीं सकता। और ये बात तो तय मानिए कि सामाजिक न्याय और चुनावी हिंदुत्व इन दोनों को एक ही पर्दे से या एक ही चश्मे से देखने की कोशिश कभी कामयाब हो नहीं सकती। खासकर उस राज्य में जहां सामाजिक न्याय की धाराओं के भीतर भी कई सारी परस्पर छोटी छोटी धाराएं जब सामने से दिखाई दे रही है, उस हालात में भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में यदि जंप कर रही है तो कई सारी चीजों को देखा जाना जरूरी है। आमतौर पर एक बात तो तय मानी जाती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का साफ मतलब होगा कि जनता दल यूनाइटेड की एक राजनीतिक दल के रूप में जो भूमिका है, वो भूमिका करीब करीब आने वाले 2-4 सालों में लगभग समाप्त हो जाएगी। भले ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत आ गए हैं, लेकिन निशांत के आने के बाद की परिस्थितियों से यदि पार्टी के पास सीएम की कुर्सी ही नहीं रहेगी तो वो वोटर का वो बड़ा तबका निराश होगा। और निराश तबके के बीच से यदि जेडीयू का जो निराश तबका है उसके 1/3 वोटर भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ स्विच कर गए तो बिहार में तेजस्वी यादव को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता आगामी चुनाव में। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको बांध कर रख पाएगी? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में आती है और उसके बाद बिहार का अल्पसंख्यक मतदाता राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदा भूमिका से निराश होकर के यह सोच कर बैठ जाता है कि जब हारने के लिए ही वोट देना है तो क्यों ना कांग्रेस पार्टी को ताकत दी जाए, उस परिस्थिति में क्या सवर्ण और दलित इस बात की गारंटी कोई दे सकता है कि वो कांग्रेस की तरफ जाने से बाज आएंगे? तो एक तरफ कांग्रेस की वापसी की संभावना बिहार में, यदि कांग्रेस ने दूरदर्शिता दिखाई तब, दूरदर्शिता नहीं दिखाई, जो कांग्रेस इसके लिए एडिक्टेड है, आदी है कि वो दूरदर्शिता दिखाती नहीं है, तो उस परिस्थिति की बात अलग है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी के लिए एक रास्ता खुल रहा है। और जिस राज्य में अल्पसंख्यक वोटर की तादाद 10% से ज्यादा है, वहां कांग्रेस पार्टी ने यदि एक बार वापसी कर ली तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में रास्ता बंद हो सकता है। और जहां 20% से ज्यादा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 जैसी किसी अजीब परिस्थिति में ही सत्ता मिल सकती है, जैसे यूपी में मिल गई थी 2017 में। उसके सिवा सत्ता मिलनी मुश्किल हो सकती है। आप राजस्थान की स्थिति देखें, राजस्थान में तकरीबन 9.5-10% अल्पसंख्यक मतदाता है। 3-3, 4-4 सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक सत्ता की जंग अघोषित तौर पर चलती रहती है, चाहे वो जाट समाज हो, गुजर समाज हो, राजपूत समाज हो या फिर उसके बाद मीणा समाज हो। और इन सब के बीच एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पर एक तरफ अशोक गहलोत दिखाई देते थे तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे दिखाई देती थी। लेकिन इस बाइंडिंग फोर्स को खत्म करके कांग्रेस ने भी अशोक गहलोत से आगे देखना शुरू किया, लेकिन अशोक गहलोत का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई। भारतीय जनता पार्टी ने भी वसुंधरा राजे से आगे देखना शुरू किया और आगे देखने का नतीजा यह हुआ कि भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे नहीं बन पाए और 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ गई। वो तो कांग्रेस ढंग से राजस्थान में लड़ी नहीं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी वहां 5 सीटों पर सिमट सकती थी। बिहार के अंदर राजस्थान से विकट स्थिति है, उत्तर प्रदेश से भी विकट स्थिति है। तो इस बिहार में सवाल यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं तो जो पॉलिटिकल मैसेजिंग अभी है, इस पॉलिटिकल मैसेजिंग को दबाने की ताकत क्या भारतीय जनता पार्टी में है? क्या बिहार को लव जिहाद या इस तरह के किसी मुद्दों के सहारे कम्युनल पॉलिटिकल फ्लेवर उसमें ढाला जा सकता है? और क्या बिहार में
मंदिर मस्जिद की राजनीति या कब्रिस्तान शमशान की राजनीति के लिए कोई चुनावी स्पेस ढूंढा जा सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि सामाजिक विमर्श बिहार के अंदर बड़े स्तर पर तय नहीं होते, बल्कि ये गांव के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर, मोहल्लों के स्तर पर तय होते हैं। और इस बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो है, लेकिन इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चुनौतियों से पार पाने में कई बार कामयाब हुई है तो कई बार फेल भी हुई है। उदाहरण के लिए अपने ही मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को बसवराज बोम्मई से रिप्लेस किया था, नतीजा सबने देखा कि क्या हुआ था। उद्धव ठाकरे को रिप्लेस किया गया था एकनाथ शिंदे से लोकसभा चुनाव में, नतीजा सबने देखा कि क्या हुआ था। और ठीक इसी तरह से वसुंधरा राजे को रिप्लेस करने का उदाहरण भी लोकसभा चुनाव में दिख गया। यहां तक कि नायब सैनिक को लाए जाने के बाद राजस्थान किस परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव को लड़ा या आगे लड़ेगा, वो भी सबने देखा है और आगे देखेंगे कि होने क्या जा रहा है। तो बिहार जैसे राज्य में क्या भारतीय जनता पार्टी ये सब सोचकर कदम बढ़ा रही है? अब सवाल ये उठता है कि बिहार में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद का होगा या अमित शाह की पसंद का। वैसे जनता दल यूनाइटेड अब भी कोशिश कर रही है कि निशांत मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उन कोशिशों में कितनी कामयाबी मिलेगी कहना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यदि मुख्यमंत्री लाने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्ति होगा, नागपुर की सहमति से आएगा। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के अंदर एक अलग खेल है गुजरात को छोड़ के। गुजरात नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है, वहां उनका पिक एंड चूज चीफ मिनिस्टर के तौर पे चलता है, क्योंकि गुजरात एक तरह से नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलता है। छोटे और मझोले आकार के राज्य जहां 30 से कम लोकसभा सीटें, उन राज्यों में अमित शाह की पसंद को तवज्जो दी जाती है, उनसे राय ली जाती है। लेकिन बड़े राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कम से कम 40 या 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, उन राज्यों में शाह की पसंद के व्यक्ति को नरेंद्र मोदी कितना तवज्जो देते हैं। 2 राज्य ही है बीजेपी के पास ऐसे, उनके उदाहरण से समझ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं है, ये पूरे देश को पता है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर अमित शाह की पसंद को तवज्जो देंगे मुख्यमंत्री के लिए, यह सवाल और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिहार भी बड़ा राज्य है, 40 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। वो कोई 30 से कम सीटों वाला राज्य नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे छत्तीसगढ़, उस तरह का राज्य बिहार नहीं है। बड़े राज्यों के सहारे नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर चेक एंड बैलेंस की राजनीति करते रहे। चेक एंड बैलेंस यानी भारतीय जनता पार्टी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना। जरूरी नहीं कि वो मुख्यमंत्री रबर स्टाम्प की तरह काम करे। ज्यादातर मुख्यमंत्री पर्ची से निकाले गए रबर स्टाम्प की तरह काम करते हैं, लेकिन छोटे और मझोले राज्यों में, बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री के सिलेक्शन में बीजेपी की टॉप लीडरशिप का मौजूदा दौर में एकमात्र रवैया यह होता है कि मुख्यमंत्री चाहे रबर स्टाम्प हो या ना हो, अमित शाह कैंप का आदमी ना हो। यह पहली बात है, पहली शर्त है। यही योगी आदित्यनाथ के ऊपर लागू होता है, यही देवेंद्र फडणवीस पर लागू होता है, यही फॉर्मूला बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए लागू होगा। तो इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी में कौन सा नाम आएगा? कोई बहुत सरप्राइजिंग नाम आ जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन देखते हैं। सियासत में किसी भी संभावना का अंत नहीं होता, और जब संभावनाओं का अंत नहीं होता, फिर कौन जाने 1 अणे मार्ग और 10 सर्कुलर रोड के बीच की दूरी फिर से नाप दी जाए, फिर से उस दूरी को खत्म कर दिया जाए, कौन जानता है। अगले 10 दिनों तक नजर रखिए, बिहार की सियासत में बहुत कुछ होना है, और जो बिहार में होगा उसका तात्कालिक असर बंगाल के चुनाव पर दिखाई देने जा रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।